अच्छा, तो वी आर स्टार्टिंग विद इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन हमने ऑलरेडी कर लिया। अब देखो, जब हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज अ प्लान्ड एक्सपेंडिचर बाय बिजनेस सेक्टर ऑन कैपिटल गुड्स इन अ गिवन टाइम। ये कैपिटल गुड्स की बात हो रही है, मशीन्स वगैरह की। आगे लिखा हुआ है एडिशन इन एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल बाय द बिजनेस सेक्टर। अब एडिशन इन एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है? देखो, बहुत फर्क होता है इन दो चीजों में, जो बात अभी मैं आपको बताने लगा हूं। देखो, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपने जितनी भी कैपिटल स्पेंडिंग करी है वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। सही है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई इन्वेस्टमेंट वो होती है जो कि जितनी भी स्पेंडिंग हम कैपिटल गुड्स पे करते हैं वो इन्वेस्टमेंट होती है। देखो, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एडिशनल स्पेंडिंग। हम यहाँ पर एडिशनल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं जो हमारे कैपिटल को बढ़ा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट इज नॉट कैपिटल। मतलब कैपिटल का वेरिएबल के होता है। इन्वेस्टमेंट इज नॉट कैपिटल। इन्वेस्टमेंट इज चेंज इन कैपिटल। जैसे अगर मैं कहता हूँ ना, मैंने अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो मैं एडिशनल कितना कैपिटल में इंक्रीज लेके आ रहा हूँ उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ले रहे चीज। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? एडिशन इन एक्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल बाय द बिजनेस सेक्टर। एडिशनल जो होता है ना, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ले रहे चीज? कोई मसला? ये चीज गलत है, ये वाली चीज सही है। ठीक है। अच्छा, फिर अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लो। देखो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है टोटल इन्वेस्टमेंट। सही है, टोटल स्पेंडिंग ऑन कैपिटल। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? टोटल स्पेंडिंग ऑन कैपिटल इन अ गिवन टाइम। पहले चीज। अच्छा, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है परचेज ऑफ न्यू कैपिटल। सही है। और इसी को जो हम है ना, इसी को हम कहते हैं कि भाई ये जो है ना वो चेंज इन कैपिटल है। इसी को हम कहते हैं कि इट इज चेंज इन कैपिटल। पहले चीज। अच्छा, और डेप्रिसिएशन क्या होती है? डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? वेयर एंड टेयर ऑफ प्रीवियस कैपिटल ईयर्स। वेयर एंड टेयर ऑफ प्रीवियस कैपिटल। या तो आप उसको सिंपली ये कह सकते हो, ये कैपिटल कंजम्पशन है, जो तुमने कैपिटल कंज्यूम करे ना उसकी कॉस्ट है। क्योंकि हर सी बात है, कैपिटल कंज्यूम करोगे तो उसकी वैल्यू तो कम होगी ना। कैपिटल कंजम्पशन उसकी कॉस्ट है। सही। अब देखो, इसका फॉर्मूला होता है, ये थोड़ी बोरिंग पार्ट करा रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी पता होना, क्योंकि एमसीक्यूज में इसके सवाल आते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का देखो फॉर्मूला क्या होता है। के टी माइनस के टी-1 ब्रैकेट क्लोज प्लस डेप्रिसिएशन। डी का मतलब डेप्रिसिएशन है। और ये आपकी आ गई के टी-1। तो ये अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं। देखो, ये केटी का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लो कि व्हाट इज केटी। जब हम केटी की बात करते हैं तो केटी का मतलब होता है कैपिटल एट टाइम। देखो, के का मतलब तो कैपिटल ही है। कैपिटल एट टाइम टी। जब हम के टी-1 की बात करते हैं कि व्हाट इज के टी-1, तो ये होता है कैपिटल एट टाइम टी-1। और जब हम बात करते हैं डी की, तो डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। डी का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। समझ लो। अब ये जो है ना, ये जो के टी-1 ये जो है, ये होता है चेंज इन कैपिटल। ये क्या होता है? चेंज इन कैपिटल। क्लियर है? ये क्या होता है? चेंज इन कैपिटल, दैट इज द नेट इन्वेस्टमेंट। और ये क्या होता है? डेप्रिसिएशन, जो कि ये है। क्लियर है? अब मैं इसकी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देता हूँ आपको। देखो, न्यूमेरिकल एग्जांपल क्या है इसकी, जरा सुनना आप गौर से। ये अपनी तरफ से जरा थोड़े शार्ट डाल देते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने ये फॉर्मूला लिखूं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू के 2021। सही है, के 2021। कोई मसला है यहाँ तक? माइनस के। अब मेरा टी क्या है? देखो, 2021 टी है, तो टी-1 क्या होगा? खुद बताओ जरा। 2021 टी है, तो के टी-1 क्या होगा? 2020। के टी-1 क्या होगा? 2020। ये समझ आया? देखो, ये टी है, ये टी-1 है।
तो टी इज 2021, टी माइनस वन क्या होगा 2020। क्लियर है ये चीज। फिर आप करोगे प्लस डेप्रिसिएशन। अच्छा, और कौन से कैपिटल की डेप्रिसिएशन देखेंगे? प्रीवियस कैपिटल की, 2020 की। इसको इस तरह समझो, कौन से साल की कैपिटल देखेंगे? डेप्रिसिएशन देखेंगे 2020 के कैपिटल की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एमसीक्यूज में वो आपको वैल्यूज देगा ना, तो वो आपको डेप्रिसिएशन 2021 की भी देगा। आपको ये पता होना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पर लिखवाया हुआ है, डेप्रिसिएशन का मतलब है वेयर एंड टेयर ऑफ प्रीवियस कैपिटल। जो पिछला कैपिटल है ना, जो पिछला यूज हुआ कैपिटल है, उसकी डेप्रिसिएशन। क्योंकि नया वाला कैपिटल थोड़ी डेप्रिशिएट हुआ है अब तक। नया वाला कैपिटल तो अब तक डेप्रिशिएट ही नहीं हुआ। इसका मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दो चीजों से बनती है, नेट इन्वेस्टमेंट दैट इज द परचेज ऑफ न्यू कैपिटल, एंड डेप्रिसिएशन विच इज द वेयर एंड टेयर ऑफ प्रीवियस कैपिटल। क्लियर है ये चीज? तो प्रीवियस कैपिटल एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, तभी मैंने यहाँ पर ईयर्स भी लिख दिए। तभी मैंने यहाँ पर ईयर्स भी लिख दिए। क्लियर है ये चीज? कोई मसला? अब देखो इस थ्योरी में ना, इस थ्योरी में टोटल इन्वेस्टमेंट इससे बन रही है ना, मतलब कैपिटल की अगर वैल्यू गिर भी रही है तो ये एक टाइम पे वैल्यू थी ना, तो टोटल इन्वेस्टमेंट बता रहा है ये भाई, ये टोटल इन्वेस्टमेंट थी आपकी। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अच्छा फिर, अच्छा अब इस चीज को आप समझो कि हम इस थ्योरी में जो इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं ना वो प्लान्ड है। अब किनीजियन थ्योरी क्या बोलती है? किनीजियन मतलब जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं वो किनीजियन थ्योरी है। इसकी मैं समरी दूंगा अभी जब हम किनीजियन वर्सेस मोनेटिस्ट पढ़ रहे होंगे। तो किनीजियन की मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के हिसाब से ना इन्वेस्टमेंट एक प्लान्ड एक्सपेंडिचर है। अच्छा, इससे इन्वेस्टमेंट को एक प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्यों बोला है? इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि ये कहता है कि यार हम जो है ना वो इन्वेस्टमेंट साल के शुरू में प्लान कर लेते हैं, द स्टार्ट ऑफ टाइम। मैंने बताया था ना प्लान्ड और एक्चुअल का फर्क, प्लान्ड इज एट द स्टार्ट ऑफ टाइम एंड एक्चुअल इज रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ टाइम। तो हम प्लान कर लेते हैं पहले से भाई कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, और फिर हम एंड में जो रिकॉर्ड करते हैं फिर उसको कंपेयर करते हैं। जैसे भाई मैंने 2020 के स्टार्ट में प्लान किया था कि यार मुझे $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है। पर 2020 के एंड में जो इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड हुई है वो 1.1 मिलियन की रिकॉर्ड हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने प्लान तो 1 मिलियन करा था, पर एक्चुअल में कितनी रिकॉर्ड हो गई? 1.1 मिलियन रिकॉर्ड हो गई। सही है। अब यहाँ पर इसका जो है वो मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पर इस चीज का मतलब ये हुआ कि आपने सोचा था 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करोगे, पर साल के एंड में 1.1 मिलियन हो गई। तो 0.1 मिलियन की एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट क्यों हुई? इसकी वजह ये हो सकती है कि यार साल के बीच में आपको ऐसा लगा होगा कि यार अब और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, डिमांड ज्यादा हो रही है। या तो भाई कैपिटल महंगा हो गया होगा, कैपिटल महंगा हो गया होगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट मजबूरी में बढ़ गई। या तो आपने खुद बढ़ाई है या तो मजबूरी में बढ़ी है। सही है। क्लियर है ये चीज? देखो डेप्रिसिएशन को इस तरीके से देखने, लेट्स से मैं कहता हूँ मेरा एक स्कूल है और मेरे स्कूल में कुर्सियां हैं। सही है। मैं पूरा साल कुर्सियां इस्तेमाल करता हूँ और साल के एंड में ना कुर्सियों की थोड़ी सी ना मरम्मत करा लेता हूँ, वेयर एंड टेयर ठीक करवा लेता हूँ। जैसे अगर गद्दी फट जाती है तो गद्दी ठीक करा लेता हूँ, स्टील पे जंग पड़ जाता है तो वो जंग ठीक करा लेता हूँ। इसका मतलब मेरी एक चेयर है जो कि 20% ना डेप्रिशिएट हो गई। अब मैं क्या करूंगा? मैं उस पर जो भी खर्चा करूंगा ना वो डेप्रिसिएशन। हाँ, वो मेरा न्यू कैपिटल तो नहीं है ना, वो कोई परचेज ऑफ न्यू कैपिटल थोड़ी है। तुम पुराने वाले को ठीक करा रहे हो, वेयर एंड टेयर कर रहे हो उसका, तो ये चीज अगेन वही बात है, ये है तो इन्वेस्टमेंट ही। पर ये एडिशनल इन्वेस्ट मतलब ये नेट इन्वेस्ट। देखो अगर आपको नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे? आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे ना। देखो डेप्रिसिएशन में भी आपकी कैपिटल की वैल्यू तो आ ही रही है ना, जितने से गिरी है उतने से बढ़ गई है, तो कैपिटल ही नहीं है। तो डेप्रिसिएशन टोटल इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है, इसको ऐड करना जरूरी है। सही है। मतलब आप जो भी वेर एंड टेयर करते हो और अपनी कुर्सी ठीक कराते हो तो जाहिर सी बात है वो वैल्यू ऐड तो करोगे ना उसमें। समझ आ रही है बात? ये बट अगेन ये बहुत छोटा सा एक एमसीक्यू का कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा ना घूमो। सही है। अच्छा, अब जो मेन टॉपिक है ना वो क्या है? मेन टॉपिक तो मैं अब शुरू कर रहा हूँ। जो मेन टॉपिक है वो क्या है? मेन टॉपिक है इन्वेस्टमेंट बाय एमईसी प्रिंसिपल। तो ये इन्वेस्टमेंट बाय एमईसी प्रिंसिपल का मतलब क्या है? देखो एमईसी का मतलब समझो पहले तो। एमईसी का मतलब क्या होता है? एमईसी का मतलब होता है मार्जिनल एफिशिएंसी
ऑफ कैपिटल। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है ना बेसिकली क्या शो करता है? एमईसी शोज रिटर्न रिसीव्ड ऑन एडिशनल कैपिटल एक्वायर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल हमें ये बता रहा है कि जब हम एडिशनल कैपिटल अपने बिजनेस में लेके आते हैं, जब हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस एडिशनल इन्वेस्टमेंट से हमें रिटर्न क्या मिल रहा है। अगर मैं फॉर एग्जांपल अपने बिजनेस के लिए 2 एक्स्ट्रा मशीन्स खरीदता हूँ तो उससे मुझे रिटर्न क्या मिल रहा है, क्या वो लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला किया है, जरा देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट इज अंडरटेकन बाय कंपेयरिंग रिटर्न फ्रॉम एडिशनल कैपिटल एंड द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। अच्छा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या होती है? इंटरेस्ट रेट। मतलब इस थ्योरी में एक बहुत बड़ी अजम्पशन है कि इकोनॉमी में जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, एक बिजनेस जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बिजनेस सेक्टर जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो बोरोइंग से आ रही है। इसका मतलब एमईसी जो है वो हमें शो करता है रिटर्न इन अ गिवन टाइम, और ये एक रेट होता है, सही है, ये रेट होता है। ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि इट इज द रिटर्न, ये परसेंटेज रिटर्न होता है, सही है, ये रेट ऑफ रिटर्न होता है। क्लियर है ये चीज कि एडिशनल कैपिटल जो है, हाँ, एडिशनल कैपिटल में जो आप पैसा लगा रहे हो, उस एडिशनल कैपिटल से आपको क्या रिटर्न मिल रहा है। क्लियर है ये चीज? अब यहाँ पर एक चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि एमईसी जो है ना वो गिरता चला जाता है, एमईसी डिक्रीज होता जाता है। एमईसी डिक्रीजेस as greater capital as greater capital is employed in a given time। परसेंटेज की बात कर रहा हूँ रिटर्न की। in a given time as more capital is employed in a given time due to law of diminishing returns। अब डिमिनिशिंग रिटर्न्स आप यहाँ पर समझोगे क्या होता है। देखो यहाँ पर अज्यूम किया जा रहा है, assuming all other factors of production are constant। इसका मतलब कि मेरे बिजनेस का लेबर भी फिक्स्ड है, मेरे बिजनेस का लैंड भी फिक्स्ड है, मैं कैपिटल बढ़ाते जा रहा हूँ। थ्योरी ऑफ सप्लाई का शॉर्ट एंड वाला टाइम पीरियड याद आ रहा है? वेयर ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड एक्सेप्ट वन, ये वही वाला सीन है। उधर कैपिटल और लैंड फिक्स्ड है, मैं लेबर को बढ़ाता जा रहा था, तो हर लेबर मुझे कम रिटर्न दे रहा था। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट क्या था कि एज यू इंक्रीज योर वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर अपनी जगह पे रहता है, तो हर वेरिएबल फैक्टर का रिटर्न कम होता जाएगा। इसका मतलब तुम जैसे जैसे अपने बिजनेस में लेबर डालते जाओगे तो हर लेबर की एडिशनल प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी। तो यहाँ पर भी यही सीन है। आप जैसे जैसे फिक्स लैंड है और फिक्स लेबर है, आप अगर कैपिटल बढ़ाते जाओगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कैपिटल से रिटर्न कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लेबर और लैंड तो फिक्स है, आप सिर्फ कैपिटल को बढ़ाते जा रहे हो। समझ आ रही है ये चीज? और एमईसी प्रिंसिपल क्या कहता है? एमईसी प्रिंसिपल ये कहता है, एमईसी प्रिंसिपल ये कहता है कि आप इन्वेस्टमेंट जब तक करोगे, सही है, इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल सजेस्ट, ये एमईसी प्रिंसिपल सजेस्ट दैट इन्वेस्टमेंट will be undertaken will be undertaken until MEC is equals to R। जब तक मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और इंटरेस्ट रेट इक्वल होंगे तब तक इन्वेस्टमेंट करते जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, सही है, हाँ, अब देखो एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। अब देखो कंपेयर करते हैं इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट को, इंटरेस्ट रेट और एमएसी को, सही है। देखो एमएसी का देखो एमएसी का मतलब क्या है? देखो एमएसी बेसिकली रिटर्न शो करता है ऑन एडिशनल कैपिटल एक्वायर्ड। मतलब बेसिकली आप जब पैसा लगाते हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हो ना, तो बेसिकली ये रिटर्न है।
देखो, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो और आप कैपिटल में पैसा डालते हो तो आपकी सेल्स भी बढ़ती है, आपकी कॉस्ट भी बढ़ती है। सही है, तो आपका प्रॉफिट आता है। तो ये बेसिकली आपको रिटर्न शो कर रहा है कि आपको कितना परसेंटेज रिटर्न मिलेगा, आपकी वैल्यू कितने से बढ़ेगी, आपकी वैल्यू कितने से बढ़ेगी। सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड है, कैपिटल बढ़ता जा रहा है तो एमएसी कम होता जाएगा। इसका मैं ग्राफ भी बना के दिखा रहा हूँ। देखो, मैंने क्या बोला आपको, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड हैं, कैपिटल बढ़ता जा रहा है, एडिशनल कैपिटल, तो जाहिर सी बात है फिर हर कैपिटल का जो रिटर्न होगा वो क्या होगा, कम होता जाएगा। तो जब आप यहाँ पर ग्राफ बनाओगे तो देखो ग्राफ कैसे बन रहा है। यहाँ पर आ गया इंटरेस्ट रेट और एमईसी, यहाँ पर आपका आ गया इन्वेस्टमेंट। सही है, मतलब कैपिटल, नंबर ऑफ मशीन्स लिख दो, कुछ भी लिख दो। इन्वेस्टमेंट तो देखो चेंज इन कैपिटल ही है ना, तो इन द फॉर्म ऑफ मशीन्स कर लो फॉर एग्जाम्पल। सही है। अब देखो हो क्या रहा है, जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपका एमईसी कम होता जा रहा है। ऐसा ही है, तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन होती है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल या इन्वेस्टमेंट की लाइन एक डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल या इन्वेस्टमेंट की लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कैसे होती है, मैं आपको इसका रिलेशनशिप भी प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। देखो रिलेशनशिप क्या है, मैं जैसे ही इंटरेस्ट रेट को फॉर एग्जाम्पल बढ़ाऊंगा, मैं जैसे ही इंटरेस्ट रेट को बढ़ाऊंगा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगी। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगी। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगी तो कम बोरो करोगे। कम बोरो करोगे तो पहले के मुकाबले में इन्वेस्टमेंट क्या होगी, कम होगी। तो देखो इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट का नेगेटिव रिलेशनशिप है, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बना दी। तो ये आपकी ओ लेवल की लॉजिक है जो मैं ओ लेवल में देता हूँ, कि इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। फिर ये चीज, अब जरा A2 लेवल पे बात करते हैं। A2 लेवल पे बात कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैं इस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा हूँ। सही है, मेरा इंटरेस्ट रेट अभी इतना है और मैं इन्वेस्टमेंट इतनी कर रहा हूँ। क्लियर है ये चीज, मैं इन्वेस्टमेंट इतनी कर रहा हूँ। ठीक है, देखो अब यहाँ पर तुम इन्वेस्टमेंट लिखो, यहाँ पर तुम के लिखो, कोई मसला नहीं है, कैपिटल का के भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। और मैंने तुम्हें क्या बोला कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसी पॉइंट तक होगी। तो ये सिर्फ यहाँ तक इन्वेस्टमेंट होगी हमारी, कि जब तक आपका इंटरेस्ट रेट और एमएसी इक्वल है जब तक आप पैसा लगाओगे, वरना फायदा नहीं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हूँ, क्या ये वाला इन्वेस्टमेंट का लेवल सही है I1? क्या I1 पे पैसा लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, क्योंकि I1 पे आप नोटिस करो क्या हो रहा है, एमईसी इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट, तो लगाना चाहिए पैसा। यहाँ पर लगाना चाहिए पैसा, यहाँ भी लगाना चाहिए, क्योंकि एमईसी इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट। समझ आ रही है, इंटरेस्ट रेट यहाँ पर है, एमईसी यहाँ पर है, इंटरेस्ट रेट यहाँ पर है, एमईसी यहाँ पर है। जब तक आपका एमईसी इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट आप इन्वेस्टमेंट करते जाओ, करते जाओ। जिधर आपका एमईसी कम हो जाए, जैसे अगर मैं इंटरेस्ट रेट की लाइन को आगे ले जाऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं इंटरेस्ट रेट की लाइन को आगे ले गया, क्या इस पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए I3 पे? I3 पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इज ग्रेटर देन एमईसी। इसका मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर आपको नहीं आना चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट अब करनी चाहिए। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट कहाँ तक होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट सिर्फ यहाँ तक होनी चाहिए। ये आपका इन्वेस्टमेंट का पॉइंट है, मतलब इंटरेस्ट रेट शुड बी इक्वल टू एमईसी। समझ आया, क्लियर है ये चीज। मतलब आप इसको न्यूमेरिकली भी देख लो, आप उसको न्यूमेरिकली भी देख लो ना। भाई मुझे एक चीज बताओ, आपका इंटरेस्ट रेट अगर 10% है, तो आप पैसा जब तक लगाओगे जब तक आप या तो आपका एमईसी ग्रेटर हो या तो इक्वल हो, इसके आगे बस नहीं जाओगे, ये फिक्स है। मतलब आपका एमईसी या तो 15% हो, या तो 20% हो, या तो 12% हो, मिनिमम 10% हो। उससे कम होगा तो पैसा लगाने का फायदा ही नहीं है, कोई बेवकूफी लगाएगा पैसे, कोई बेवकूफी पैसे लगाएगा यहाँ पे। कोई मसला, कोई सवाल? हाँ, मतलब मशीन कम कर दो ना, लेस कैपिटल मोर कैपिटल, बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट कम ज्यादा होने का मतलब चेंज इन कैपिटल ही तो है, देखो मैंने स्टार्ट में ही लिखवा दिया है कि इन्वेस्टमेंट इज द चेंज इन कैपिटल। सही है। अब आप इसको थोड़ा ओ लेवल की तरफ लेके जा रहा हूँ, अब ओ लेवल की तरफ देखो कैसे लेके जा रहा हूँ। अगर एक बेसिक सा मैं यहाँ डायग्राम बनाऊँ, यहाँ पे मैंने लिखा इंटरेस्टेड, यहाँ पे मैंने लिखा एमईसी। सही है, ये मेरी आ गई इन्वेस्टमेंट। देखो अगर मैं यहाँ पर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग एमईसी की लाइन बनाता हूँ या इन्वेस्टमेंट की लाइन बनाता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जांपल एक इंटरेस्ट रेट निकालता भी हूँ, लेट से R, अभी मैंने आपको रिलेशनशिप बताया है यहाँ पे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगी।
तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ा इन्वेस्टमेंट कम हो गई, जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो इन्वेस्टमेंट कम हो गई, आप पॉइंट ए से होते हुए पॉइंट बी के ऊपर आ गए। सही है, पॉइंट बी के ऊपर आ गए, दे विल बी जीरो, मतलब कम करोगे उल्टा इन्वेस्टमेंट वहां से। सही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा इन्वेस्टमेंट कम होगी, तो देखो आप इस चीज को समझो, चेंज इन इंटरेस्ट रेट, change in interest rate results in a movement along the line। इसका मतलब जब भी इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो इस कर्व के ऊपर मूवमेंट आएगी, जब भी इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो इस कर्व के ऊपर मूवमेंट आएगी। ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है। बिल्कुल। अब जो फैक्टर्स हम देख रहे हैं ना, वो क्या देख रहे हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये बता बहुत छोटी सी चीज है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एमईसी, रिटर्न, रिटर्न ऑन एडिशनल कैपिटल। सही है, अदर देन इंटरेस्ट रेट। फैक्टर्स अफेक्टिंग एमएसी अदर देन इंटरेस्ट रेट, क्या क्या फैक्टर्स होंगे? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंटरेस्ट रेट के अलावा अफेक्ट करते हैं? मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि शिफ्ट करते हैं? देखो पहला फैक्टर क्या होगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बिल्कुल बेहतरीन। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर एग्जाम्पल बढ़ गई या कम हो गई, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी तो इसका मतलब क्या है? पहले 12,000 की इन्वेस्टमेंट पे मुझे 2,000 रुपए का रिटर्न मिलता था, पहले 12,000 की इन्वेस्टमेंट पे मुझे 2,000 रुपए का रिटर्न मिलता था। अब कैपिटल अगर सस्ता हो जाएगा तो 10,000 की इन्वेस्टमेंट पे 2,000 का रिटर्न मिल रहा है, 10,000 की इन्वेस्टमेंट पे 2,000 का रिटर्न मिल रहा है, इसका मतलब रिटर्न बढ़ गया ना। जब कैपिटल सस्ता होगा तो रिटर्न बढ़ जाएगा, जब कैपिटल सस्ता होगा तो रिटर्न क्या होगा? रिटर्न बढ़ जाएगा। तो आप क्या करोगे, डायग्राम कैसे शो करोगे? एक एमएसी की लाइन बनाओगे। सही है, यहाँ पर लिखोगे इंटरेस्ट रेट एमईसी, यहाँ पर लिखोगे इन्वेस्टमेंट, ये आ गया ओरिजिन। ग्राफिकली कैसे शो करना है इसको? क्या करोगे, इंटरेस्ट रेट को कांस्टेंट रखोगे और इंटरेस्ट रेट को कांस्टेंट करके कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करके दिखाओगे, क्योंकि रिटर्न बढ़ है, ये देखो राइटवर्ड शिफ्ट करके दिखा दिया। सही है, और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? बिल्कुल वही, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। तो क्या कह सकते हैं, और प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग वगैरह, अगर आपने लेबर को ट्रेनिंग दे दी मशीन यूज करने की या कैपिटल यूज करने की, तो इससे भी एमएससी आपका बढ़ सकता है या गिर सकता है। सही है, तो ये भी एक फैक्टर है आपका यहाँ, कोई मसला। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करोगे तो इससे भी आपका रिटर्न बढ़ सकता है, क्योंकि देखो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से क्या होगा, जैसे ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ेगी इसका मतलब मशीन की क्वालिटी बढ़ गई, ये क्वालिटी बढ़ जाएगी तो रिटर्न भी ज्यादा होगा। और क्या फैक्टर हो सकते हैं? कॉन्फिडेंस लेवल, कि भाई इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा है, कैपिटल यूज करने की कंडीशंस इंप्रूव हो गई है, जैसे बिजली का निजाम वगैरह। फिर कोई मसला? सही है, इनकम हो गया, एक्सपेक्टेड डिमांड, अगर इकोनॉमी में एक्सपेक्टेड डिमांड ज्यादा है तो उस सिनेरियो में भी होगा ऐसा। पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, उससे भी होगा। लॉ एंड ऑर्डर, देखो मैं स्टेट कर देता हूँ सारे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से भी बढ़ सकती है। सही है, लॉ एंड ऑर्डर एक कंट्री का अच्छा होगा तो इससे भी कॉन्फिडेंस आता है। सही है, उसके अलावा एक्सपेक्टेड डिमांड। सही है, आप क्या कह सकते हो, इनकम इन द इकोनॉमी। सही है, पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज पे डिपेंड करता है। सही है, गवर्नमेंट पॉलिसीज पे डिपेंड करता है।
सही है। और अगर ये कम भी हो सकता है, कम कैसे होगा, जब इसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दोगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से, इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से मूवमेंट आएगी। और एमईसी अगर चेंज हो गया, रिटर्न ही अगर चेंज हो गया, तो उसकी वजह से शिफ्ट आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। अच्छा, लिमिटेशंस क्या है इस थ्योरी की, बहुत पॉइंट्स हो गए अभी। लिमिटेशंस क्या है इस थ्योरी की, एमईसी प्रिंसिपल की लिमिटेशन क्या है सबसे पहले। तो ये अज्यूम करता है कि इकोनॉमी में जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो रही है वो थ्रू बोरोइंग हो रही है। क्या रियलिटी में ये सच है? क्या एक इकोनॉमी में जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो रही है वो क्या बोरोइंग से ही हो रही है? अपने प्रॉफिट्स भी तो यूज कर सकते हैं, अपनी सेविंग्स भी तो यूज कर सकते हैं। कोई और तरीका भी तो होगा फाइनेंस रेस करने का। सही है। दूसरा, इस थ्योरी में ये चीज अज्यूम की जा रही है कि इन्वेस्टमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम है। मतलब यहां पर ये अज्यूम किया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनोमस। यहां पर ये अज्यूम किया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनोमस। ऑटोनोमस, इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक मिसाल देता हूँ भाई, अगर एक इकोनॉमी में रिसेशन है, एक इकोनॉमी में रिसेशन होगा तो इंटरेस्ट रेट लो होगा। मतलब इकोनॉमी में लोगों की इनकम्स लो होंगी। सही है। और रिसेशन में एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि रिसेशन के टाइम पे इकोनॉमी का इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कम होता है। अब मुझे एक चीज बताओ, ऐसे टाइम पे क्या कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? जब इकोनॉमी में इनकम्स लो होंगी कंज्यूमर की, तो क्या कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? कोई प्रोड्यूसर नहीं करेगा, उसको फायदा ही नहीं होगा। पर इस थ्योरी में तो इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम है। इस थ्योरी में जब इंटरेस्ट रेट कम दिखेगा तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देंगे। रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता ना। रियलिटी में इनकम देखी जाती है फिर इन्वेस्टमेंट होती है। इकोनॉमी में लोगों की इनकम्स होगी तो इन्वेस्टमेंट करोगे ना, वरना इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या है? इस थ्योरी के हिसाब से अगर इकोनॉमी में रिसेशन है, इंटरेस्ट रेट कम है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। ये नहीं देखेंगे कि इनकम लो है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम है। तो ये थोड़ा सा मसला है इस थ्योरी का, ये दो डिसएडवांटेज। क्लियर है। अब इसी का एक पूरा ऑपोजिट थ्योरी होती है, जिस थ्योरी को बोलते हैं एक्सेलरेटर प्रिंसिपल। इस थ्योरी का एक कंप्लीट ऑपोजिट होता है जिसको कहते हैं एक्सेलरेटर प्रिंसिपल। और फिर इन दोनों का मिला के 20 मार्क का सवाल पेपर में आराम से बनता है। सही है। कोई मसला?